मैं हूं रोहित सावंत। आजम खान सुपर एक्सक्लूसिव। नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सावल और आप देख रहे हैं केंद्र बिंदु। उत्तर प्रदेश में इस वक्त दो उपचुनाव चल रहे हैं, लेकिन एक उपचुनाव की चर्चा बहुत ज्यादा है। वो उपचुनाव है रामपुर का। और इस वक्त पूरे प्रदेश के केंद्र बिंदु में इस वक्त है मोहम्मद आजम खान साहब, जो हमारे साथ मौजूद हैं। आजम खान साहब, आपका स्वागत है एबीपी गंगा में। 27 महीने की जेल के बाद आज आप एबीपी गंगा के सामने हैं। सबसे पहले तो आपकी सेहत के बारे में पूछूंगा। सेहत ठीक है आपकी? ठीक तो नहीं कह सकते, बहरहाल जिंदा। आजम खान साहब, ये बताइए कि जो 27 महीने, इससे पहले भी आप, जहां तक मेरे जहन में जो हमने पढ़ा कि इमरजेंसी में आप आपातकाल में पौने 2 साल, लेकिन वो वक्त कुछ और था, वो वजह कुछ और थी। इस बार जिस हालात में जो 27 महीने आपने बिताए, मैं चाहता हूं कि वो बताएं जरूर आपकी वो कैसे थे। बताने के लिए तो बहुत कई महीने चाहिए आपको जी। कई किताबें लिखी जा सकती हैं और लिखी जाएंगी भी, मैं खुद भी इस पर लिखूंगा। लेकिन इतना आपकी जानकारी में ज़रूर होगा, आप पढ़े लिखे हैं, आपके सुनने वाले भी पढ़े लिखे लोग हैं। ये इंटरनेशनल लॉ है कि किसी को तन्हाई की कैद में 3 महीने से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता। जी। इंडियन लॉ भी है। ये कानून क्यों बदला था? ये कानून इसलिए बदला था कि गैर इंसानी कानून था। जी। जब दुनिया ग़ुलाम थी, कहीं राजाओं की, कहीं बादशाहों की, कहीं तानाशाहों की, तो उनके जो मज़ालिम थे, या अंग्रेज़ों के जहाँ जहाँ साउथ अफ्रीका या हिंदुस्तान जहाँ उनकी हुकूमतें थीं, जी, उन्होंने राजनीतिक कैदियों के साथ या जिन्होंने उनकी सत्ता को चैलेंज किया था, उनके साथ बड़े अमानवीय बर्ताव किए थे। जी। और उस अमानवीय बर्ताव में सबसे बड़ा अमानवीय बर्ताव ये था कि किसी ऐसे शख्स को जो इंसानों में रहता हो, उसे इंसानों से हटाकर बेजान दीवारों के बीच एक 8 बाई 11 की कोठरी में बंद कर दिया जाए। जी। और वहाँ 13 और कोठरियाँ ऐसी ही हों। और ये वो कोठरियाँ थीं जिनमें ब्रिटिश पीरियड में उन लोगों को जो मुजरिम होते थे या जिन्हें आज़ादी का नारा लगाने की सज़ा मिलती थी, जी, उन्हें कैद किया जाता था सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए। जी। क्योंकि वो भी उससे ज़्यादा तकलीफ़ वहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। वहाँ 27 महीने में वहाँ पीछे के दरवाजे से निकाल कर फिर उन्हें फांसी दे दी जाती थी। जी। पहले वो बैरिक्स में रखे जाते थे, लेकिन सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए उन कोठरियों में लाया जाता था। उनके साथ भी वो बर्ताव नहीं हुआ था जो 27 महीने हमारे साथ हुआ, अपने ही वतन में, अपने ही लोगों के हाथों से। और इसलिए कि ना हम पाकिस्तानी एजेंट थे, ना अभी तक साबित हुए हैं, ना हम देशद्रोही थे, ना साबित हुए हैं, ना हमारे पास नाजायज़ दौलत थी, वो साबित हुई है, ना हमारे पर करप्शन का, इतने मुकदमों के बावजूद भी रिश्वत या करप्शन का कोई एक मुकदमा भी नहीं। आजम साहब, जो मुकदमे आप पर दर्ज, मुर्गी चोरी के, जी, दफ़ा है डकैती की, जी, बकरी चोरी के, दफ़ा है डकैती की, भैंस चोरी के, दफ़ा है डकैती की, किताब चोरी के, दफ़ा है डकैती की, फर्नीचर चोरी के, दफ़ा है डकैती की। और मैंने नहीं की, मैंने कहा कि जाओ ये काम कर लो। मंत्री रहते हुए मैंने, मेरी बीवी ने और मेरे बेटे ने शराब की दुकान लूटी है, ये मुकदमा है हम पर। बोतलें लूटी हैं हमने शराब की, जिससे सिगरेट नहीं पिया, और 16,000 रुपये गल्ले से लूटा है। अफसोस इसका नहीं है कि हम पर क्या हुआ, अफसोस इसका है कि करने वालों का स्टैंडर्ड क्या था, उनका स्तर क्या था। दुख इसका है। एक यूनिवर्सिटी का फाउंडर हूँ मैं, मुझे मार दें तब भी फाउंडर रहूँगा, इसे खंडहर कर दें गिराकर तब भी फाउंडर रहूँगा। जी। मैं 4 बच्चों के स्कूलों का फाउंडर हूँ, CBSE बोर्ड के, जहाँ 20 रुपये फ़ीस है उन बच्चों की जिनके माँ बाप नहीं हैं या रिक्शा चलाते हैं, बीड़ी बनाते हैं, और जिनके माँ बाप नहीं हैं उनकी कोई फ़ीस नहीं है। आजम खान साहब, ये बताइए कि आप पर ही क्यों इतने मुकदमे दर्ज कर दिए गए? आजम खान ही क्यों? आप बताइए क्यों, आप बताइए क्यों। आपको क्या लगता है कि क्या वजह है? मेरा वतन है हिंदुस्तान, बस यही वजह हो सकती है। ईडी वालों ने 5 दिन मुझसे पड़ताल की,
जेल में, जबकि मैं बैठ नहीं सकता था। 8-8 घंटे मुझे बिठाला, कोरोना की बीमारी से वापस लौटा था। मैंने कहा कि कैमरे लगाकर बात कीजिए मुझसे, जी नहीं मानी उन्होंने मेरी। सवालात ये थे कि विदेशों में आपके कितने होटल हैं, जी कितनी कोठियां हैं विदेशों में आपकी, कितने बैंक बैलेंसेस हैं। जी तो मैंने बतलाया कि मेरे 2 बैंक अकाउंट्स हैं, एक पार्लियामेंट का क्योंकि मैं एमपी रहा हूँ, और दूसरा विधानसभा का। इसके अलावा मेरा तीसरा कोई ज़ाती अकाउंट नहीं है पूरी दुनिया में। मुझे तुम्हारे सवालों पर अफसोस नहीं हो रहा है, गुस्सा नहीं आ रहा है, लेकिन इस बात पर शर्म आ रही है कि मैं कहाँ पैदा हो गया। तो आजम खान साहब ये बताइए कि देखिए, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, राजनीतिक द्वेष, मतलब ये तमाम जो बातें पॉलिटिकल सर्कल में कही जाती हैं, ये हर दौर में रही है। ऐसा नहीं है कि किसी दौर में नहीं रही है, लेकिन खास तौर पर जैसे मैं अब्दुल्ला की बात करूं, आपकी पत्नी, उन पर भी मुकदमे, इस स्तर की मरी हुई माँ पर मुकदमा। 5 किताबों की राइटर मेरी बड़ी बहन जो माँ की उम्र की है, उसे जो चल नहीं सकती हैं अपने पैरों से, नमाज के मसल्ले पर बैठी थी, पुलिस घसीट कर उन्हें जीप में डाल कर ले गई। मेरे सुपरिटेंडिंग इंजीनियर रिटायर्ड भाई, उन पर 307 का मुकदमा। ये इस तरह होगा। इस देश में दूसरा राजनीतिक व्यक्ति बता दीजिए, आज़ादी के बाद पूरे दावे से कहता हूँ मेरे अलावा कोई नहीं होगा जिस पर इतने घिनौने मुकदमे और इतनी तादाद में मुकदमे हों। और मुकदमों की रफ्तार यह है कि हर तीसरे मिनट पर एक मुकदमा लिखा गया है। मैं भूमाफिया हूँ। 4.25 बीघा ज़मीन, जिसमें से 2 बीघा यूनिवर्सिटी के बाहर है, और 2.25 बीघा ज़मीन का उन मालिकों को भी नहीं मालूम कहाँ है। मैं माफिया हो गया। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाने वाला 2.25 बीघा ज़मीन छीनेगा किसी से, इससे बड़ी गाली और क्या हो सकती है। और मुझे तो इस बात पर अफसोस है कि देश के गृह मंत्री की ये जो इंटेलिजेंस है वो बिल्कुल फेल्योर है मेरे मामले में। उन्हें ये मालूम नहीं मैं कैसा इंसान हूँ। उन्हें ये मालूम नहीं कि मैं भू माफिया हूँ, क्रिमिनल हूँ या नहीं हूँ। माफिया नंबर 1 पर मेरा नाम लिया जाता था, याद है ना आपको? आजम खान नंबर 1, मुख्तार अंसारी 2 और अतीक अहमद 3। तो अगर ये हमारी इंटेलिजेंस का हाल है तो फिर जो कुछ हो रहा है फिर हमें क्या शिकायत है? ये है इंटेलिजेंस हमारी? गृह मंत्री की ये जानकारी है हमारे बारे में? क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? कहा 1 या 2 मुकदमे सही हो सकते हैं, 90 मुकदमे सच्चे नहीं हो सकते। तो आजम साहब, मुझ पर किसी का एहसान नहीं है, मुझे किसी ने नहीं बचाया है जी, मेरे मालिक ने और सुप्रीम कोर्ट ने बचाया है, वरना मैं मर गया होता। वहाँ मैं शायद इस दिन तक होता ही नहीं, मेरी ऐसी हालत थी। आजम खान साहब, जो हिम्मत होती है वो बहुत बड़ा सबल तो है ही, लेकिन क्या टूटे, कभी ऐसी स्थिति आई हो कि लगा हो कि नहीं अब सब टूट रहा है, सब खत्म हो गया है इन 27 महीनों में? देखिए, मैं कोई टूटा हुआ जाम तो था नहीं। नाहक टुकड़े चुन चुन कर दामन में समोए बैठे हो, शीशे का मसीहा कोई नहीं, क्या आस लगाए बैठे हो। मैं शीशे का जाम नहीं था जो टूट जाता, मैं मुकम्मल इंसान था और मेरे दामन पे कोई दाग नहीं था, आज भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने इमरजेंसी की भी 2.25 साल की जेल काटी थी, तब भी मैंने माफ़ी नहीं मांगी थी जी, क्योंकि मेरा गुनाह नहीं था। बहुगुना जी मुख्यमंत्री होते थे, माफ़ीनामा भेजा गया था जी, लेकिन कोई गुनाह होता तो मांग लेता। आज भी अगर कोई गुनाह है तो मांग लूँगा, कोई जिद नहीं है मेरी, कोई जिद नहीं है। क्या आपको, जो आप इतने मुखर रहते हैं, अभी भी रहते थे, उसकी सजा ये मिली? कोई बुरी बात बताइए मुखर रहने में? बाबरी मस्जिद मूवमेंट चलाया, कभी रामचंद्र जी को, सीता जी को, कृष्ण जी को या किसी हिंदू देवी देवता भगवान की शान में कोई एक लफ्ज़ कहा हो, हमारा सर कलम कर दीजिए आप जी। क्या हमारा दिल नहीं दुखेगा जब हमारे प्रॉफिट की तौहीन की जाएगी? यही होंगे इंसानी रिश्ते, इसी तरह हम मुल्क को एक रखेंगे। आजम खान साहब, मैं फिर से वही सवाल, आपने हालांकि मुझे थोड़ा सा जवाब भी दिया उसका, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्यों, किसी इतने मुकदमे सिर्फ और सिर्फ आप पर और आपके परिवार पर? क्योंकि राजनीतिक अदावत और लोगों से भी हो सकती है, लेकिन क्या आजम खान इतना बड़ा रोड़ा किसी को लग सकते हैं? 2 विश्वविद्यालय बने इस देश में आज़ादी से पहले जी, जो कि कॉलेजेस थे। जी बिल्कुल। एक था बनारस BHU और दूसरा मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ जी, जो सर सैयद ने बनाया, एक मदन मोहन मालवीय जी ने बनाया। जी बिल्कुल। आज़ादी के बाद सैकड़ों यूनिवर्सिटियां हिंदुस्तान में बनी, जी,
पूंजीपतियों ने बनाई, वो उनका बिजनेस था, जी आज भी हैं। लेकिन दामन फैलाकर, प्याला ले जाकर, भीख मांगकर, रोकर, जी मैंने चंदा मांगकर विश्वविद्यालय बनाया, जो आज़ादी के बाद पहला विश्वविद्यालय और शायद आखिरी है अब तक का। जी और विश्वविद्यालय भी बहुत शानदार बनाया है, आप देखेंगे आपका दिल खुश होगा। जी बिल्कुल। मैंने जो स्कूल बनाए हैं, यहाँ सेंट मैरीज, मोदी और सेंट पॉल के बच्चे टॉप नहीं करते हैं। मेरा 20 रुपए की फीस का बच्चा टॉप करता है, हर बच्ची टॉप करती है। सर सैयद ने जो यूनिवर्सिटी बनाई थी, या जिसका इरादा उनका था, वो उनकी ज़िंदगी में पूरा नहीं हुआ। जी उनके इंतकाल के तकरीबन 24 बरस बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने माउंटेन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाया। जी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटी बनाया। जी आज़ाद हिंदुस्तान में नहीं हुआ ये काम। दोनों यूनिवर्सिटीज़ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाई, जो ज़ाती लोगों ने तैयार की थी। जी मदन मोहन मालवीय जी को जो ज़मीन मिली थी, वो राजा साहब ने दी थी। जी बिल्कुल। सर सैयद अहमद खां को जो ज़मीन मिली थी, वो नवाब छतारी ने दी थी। जी लेकिन मैंने जो ज़मीन खरीदी है, उसके एक एक इंच का पैसा भरपूर दिया है, और चेक से दिया है, ड्राफ्ट से दिया है। उसके बाद भी मैं गुनहगार हूं। 4.25 बीघा, जिसमें सिर्फ 2 बीघा बचता है, 2.25 बीघा दीवार के बाहर है, उसके लिए मैं माफिया कहलाया गया। है ये न्याय मेरे साथ? ये न्याय है? ये है गुनाह दरअसल मेरा। मेरा घर गली में क्यों है? आलीशान कोठी क्यों नहीं है? शान व शौकत क्यों नहीं है? जिंदगी अय्याशाना क्यों नहीं है? आवारगी क्यों नहीं है? मैं बार क्यों नहीं जाता हूँ? मैं डांस क्लब क्यों नहीं जाता हूँ? मैं इतनी बार चुना गया और अभी तक कुर्ता पजामा और बंडी में हूँ और गली में रहता हूँ, जिसमें हवा नहीं आती, ऐसे घर में जिसका कोई लॉन नहीं है, जिस घर में गैरेज नहीं है। यह है गुनाह हमारा। जो लोग हमसे, आप जैसे भले लोग मिलने आते हैं, वो जो मुमताज़ पार्क था, जिसका नाम बदल दिया गया है, नाम ही बदले गए हैं, यहाँ ईंटें उखाड़ी तो गई हैं, लगी एक भी नहीं है अभी तक। लोग उस मुमताज़ पार्क के गेट पर जाकर घंटी तलाश करते थे कि ये आज़म खां का घर होगा। तो लोग कहते थे, ये आप क्या ढूंढ रहे हैं? समझ जाते थे। तो उन्होंने कहा, भाई वो कोई बैल नहीं है ये आज़म खां का? वो कहा नहीं, ये नहीं है। गली में जाइए। तो कहा वहाँ तक तो कार नहीं जाएगी। तो कहा नहीं, पैदल जाएंगे। यह है गुनाह। आज़म खान साहब, देखिए जब मुश्किल वक्त में होता है, और आज भी है जी, मैं जमानत पर हूँ, बरी नहीं हुआ। जी बिल्कुल। देखिए बिल्कुल मुश्किल वक्त में, और आपने तो संघर्षों से आप बने हैं, और कहते हैं अमूमन हम इस्तेमाल करते हैं एक शब्द का कि ये हमारे संघर्षों के साथी हैं। तो जब आज़म खान इस 27 महीने में जब संघर्ष कर रहे थे, उस संघर्ष का साथी कौन? संघर्ष नहीं कर रहे थे, जुल्म से रहे थे। वो संघर्ष नहीं था। तो उस जुल्म संघर्ष कोठरी में बंद करके थोड़ा होता है। जी, कोठरी में बंद तो वो करता है जिसके अंदर हिम्मत नहीं होती है मुकाबला करने की। मैदान में होता है संघर्ष। वो होने वाला भी 8/11 की कोठरी में बंद कर दिया था, तब भी इस जीवन में सबसे ज्यादा वोटों से जीता था जी। और इंतजार है, पता नहीं क्या जुल्म फिर शुरू हो जाए। साथियों की अगर बात करें तो सब साथ दिया लोगों ने आपका, जब आप 27 महीने जेल में थे आज़म खान साहब? हालांकि आप समझ रहे हैं मैं क्या पूछ रहा हूँ। साथ न दिया होता तो, आप जिन लोगों के बारे में पूछ रहे हैं वो शायद बड़े नेताओं की बात कर रहे हैं जी। वो मेरा इस तरह ना कल था ना आज है। मैं छोटा सा वर्कर, छोटा सा एक शहरी हूँ, छोटे छोटे लोगों के लिए छोटे छोटे से काम करता हूँ। मेरी वो औकात कभी रही नहीं जो मैं किसी से शिकवा करूँ, इसकी मेरी आदत भी नहीं। शिकायत करता हूँ तो अपने मालिक से, बस, मेरी किसी से नाराज़गी नहीं। से नाराज़गी नहीं। क्या हक है नाराज़गी? जब अपने ही वतन में
मेरे साथ ये सलूक हुआ। मेरे सगे चचा पाकिस्तान में, मेरे मामूजाद फूफीजाद भाई पाकिस्तान में, क्योंकि बंटवारा हुआ था, एक ही जिस्म बटा था। जी। मेरी सगी बहन पाकिस्तान में भी आई। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं ईमान हुआ आपसे कहता हूँ कि मैं अपने भांजों की शक्ल नहीं पहचानता, क्योंकि मैं उन्हें हिंदुस्तान आने नहीं देता और पाकिस्तान में कभी गया नहीं, क्योंकि बग़ैर जाए पाकिस्तानी एजेंट कहलाता हूँ, अगर चला गया तो न जाने क्या हो। मगर ये वतन है मेरा, और इसे मेरे अजदाद अपनी पसंद से रुके थे, अपनी मर्जी से रुके थे। आपको हक नहीं था पाकिस्तान जाने का, क्योंकि आप मुसलमान नहीं थे। हम जा सकते थे, लेकिन हम नहीं गए, क्योंकि ये हमारा वतन था। तो आज भी आपका वतन है आजम खान साहब, और रहेगा हमेशा? यकीनन है, लेकिन हम वतनों जैसा सुलूक तो नहीं हो रहा है। क्या सही हो रहा है हमारे साथ? हमें जिंदा मार दिया, हमारे पूरे परिवार को मार दिया। एक प्रोफेसर औरत को 1 साल तक जेल में बंद रखा, सी क्लास की दाल के पानी और रोटी के साथ। कैसे? मासूम बेटा मेरा बंद रहा 1.5 बरस, 2 बरस। ये सही हुआ? पूरा शहर बर्बाद कर दिया गया। आज भी सैकड़ों हजारों लोग मुलजिम हैं। लूट खाया पुलिस ने, सैकड़ों हजारों करोड़ों रुपया यहाँ से लूट लिया, पूरी यूनिवर्सिटी लूट कर ले गए। आज मैंने लाइब्रेरी स्टाफ को बुलाया था, एक भी रजिस्टर नहीं है, सारे रजिस्टर पुलिस ले गई, किताबों के, रिकॉर्ड के रजिस्टर्स। अरे साहब, किताब चोरी करने वाले इतिहास पुरुष बने हैं। दुनिया उनके सामने सर झुकाती है जिन्होंने किताबें चुरा कर पढ़ा है। मैंने अगर किताबें चुरा कर बच्चों को पढ़ाया है तो इस पर तो फख्र होना चाहिए कि एक ऐसा चोर भी है देश में जो गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए किताबें चुराता है। आजम खान साहब, ये बताइए कि आपके अगर जीवन को देखें, आपने संघर्ष किया। देखिए, आप इस रामपुर में आप आए, आपने रामपुर को जाना जाता नवाबों से, आपने उनकी आज़ाद हिंदुस्तान था, लेकिन उसके बावजूद आपने उनको चुनौती दी, उनकी, और उनको राजनीति में हाशिए पर लाकर आपने खड़ा किया। ये आपकी हिम्मत थी। देखिए, ये ऑन रिकॉर्ड है, सबने देखा है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। अब आपकी लड़ाई एक तरह से कहा जाए पूरी हुकूमत से लड़ाई चल रही है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आखिरकार ये आपकी शख्सियत का कौन सा पहलू कि हर बार किसी हुकूमत से लड़ाई नहीं। जी, मैं तो बहुत छोटे से शहर में गरीबों के लिए, उनकी हुकूक के लिए थोड़ी सी कोशिश करता हूँ। मैं हुकूमतों से लड़ने के काबिल कहाँ हूँ? ना मैं लड़ सकता हूँ। इससे ज्यादा और क्या फना किया जाऊंगा? देखिए आजम साहब, हाँ, जहाँ तक नवाबों का मामला है, जी, देखिए, क्योंकि नवाब अंग्रेजों के कारिंदे थे, जैसे जमींदारों के कारिंदे होते थे, जमीन की रखवाली करना, उसका टैक्स वसूल करना और मालिक को देना। तो ये जितने नवाब थे, ये अंग्रेजों के एजेंट्स थे। और ये कहाँ चाहते थे देश आज़ाद हो? अगर ये देश की आज़ादी चाहते तो नवाब राजे कहाँ रहते? ये नवाब इसीलिए रहे कि देश गुलाम रहा जी, और ये आज भी इसके खिलाफ हैं। ये चाहते हैं आज भी नवाबी वापस आ जाए। तो मैंने यहाँ के उन गरीब लोगों को जो नवाब के आगे 7 सलाम झुक कर किया करते थे, अपनी 45 साल की कोशिश में इसके लिए मजबूर कर दिया है कि वही नवाब आज मेरे रक्षा वाले को झुककर सलाम करते हैं, झुककर सलाम करते हैं। और नहीं करेंगे तो ये जो 3000 वोट मिले हैं ये भी नहीं मिलेंगे, और पता नहीं ये 3000 वोट किन के मिल गए। इस बार तो सुना है यहाँ के जो नवाब खान है, उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रत्याशी का समर्थन हम करेंगे इस उपचुनाव में। तो अंग्रेजों के एजेंट से तो बेहतर है कि बीजेपी के एजेंट हैं। ये तो अंग्रेजों के एजेंट थे भाई, आज भी हैं, आज भी इनके लिंक्स वही हैं। तो उससे तो बेहतर है कि लंदन से कोई फरमान आए और वो लागू हो। जी, लेकिन एक घर में एक औलाद बीजेपी की है और बाप कांग्रेस का है, और एक बड़ी भी है घर में, वो भी राय मशवरा दे देती हैं। उन्हें भी अपनी आखिरत याद नहीं है, जबकि ये उम्र होती है कि अल्लाह अल्लाह करें, अपने अमाल सही करें, दुरुस्त करें। तो तौबा की भी नौबत उनकी नहीं आई है, अभी एहसास भी पैदा नहीं हुआ है तौबा करने का। तो आजम खान साहब, देखिए, हम उपचुनाव की अगर बात करें तो क्या लग रहा है आपको? क्योंकि जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, सब जानते हैं कि
वो भी एक तरह से कभी आपके ही साथ थे, वो भी आप ही के मतलब आप ही ने उनकी राजनीति में उनको आगे किया। जी, उनके टिकट में देर हो गई थी जी तो मैंने हेलीकॉप्टर से टिकट मंगवाया था। जी बरेली टिकट हेलीकॉप्टर से आया था और वो एमएलसी बन गए। 2 रुपए भी नहीं लगे उनके। जी तो बहरहाल वो राजनीतिक पार्टियों से वफा करने वाले लोग हैं। जी अब वो पहले बसपा में थे, फिर हम जैसे अहमक मिल गए उन्हें समाजवादी बनाकर हमने एमएलसी बना दिया। आपने हकदारों का हक काट लिया सिर्फ इसलिए कि मैं बंटवारा सब में चाहता हूँ, हिंदू मुसलमान सिख जाति, जी हर जाति के लोगों को, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर जाति के थे और उन लोगों का कोई यहाँ पर किसी नगर पालिका में कोई चेयरमैन नहीं था, कोई एमएलए नहीं था, कोई एमपी नहीं था। तो उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने उन्हें एमएलसी बनाया था। बहरहाल उन्होंने जो किया ठीक किया। जीत पक्की है आपके प्रत्याशी की आजम खान साहब? देखिए, जब 3000 वोट पाने वाला भी ये कहता है कि मैं ही जीता हुआ हूँ तो मुझे तो शायद ज़्यादा हक है कहने का। अच्छा आजम खान साहब, एक बात बताइए, आप कह रहे थे बातचीत में कि आप अकेले थे, तन्हा थे, बिल्कुल जब 27 महीने, इसमें कोई शक और शुबा नहीं है। लेकिन आपको पता है जब यहाँ बाहर क्या स्थिति थी, हम लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि आपका कौन कौन आपका मुरीद है। बहन जी कह रही थी, उन्होंने कहा कि ये बहुत जुल्म हो रहा है आपके ऊपर, बहुत गलत कर रही है सरकार। असदुद्दीन ओवैसी और ना जाने कौन कौन इस तरह की बातें कह रहे थे। तो ये जो नए साथी जो आए, चाहे मायावती हो, ना देखिए, मैंने अपने इन पर क्या कहना आप? ना देखिए, मैंने उन 7 महीनों से पहले के राजनीतिक दौर में भी कभी इन लोगों के खिलाफ कोई ऐसी ना बात कही, ना उनके खिलाफ कोई ऐसा मूवमेंट शुरू किया, ना कि मैं इन लोगों को कमज़ोर करूं। जी अच्छे रिश्ते रखना चाहे, क्योंकि पार्लियामेंट के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी से हमारा समझौता था। मायावती साहिबा रामपुर तशरीफ लाई थी, अखिलेश जी भी उस दिन आए थे। तो क्योंकि मेरे ऊपर उनका एक अखलाकी फ़र्ज़ था, मेरे लिए कहाँ मुमकिन था कि जब उन्होंने मेरी इस तकलीफ़ में मेरी हिमायत की तो मैं उनका कैसे शुक्रिया अदा नहीं करता। आखिर इसकी भी क्या वजह थी कि मैं उनसे कोई एतराज़ करता।